पिछली वीडियो में हमने एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज पर तफसीली गुफ्तगू की थी। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस वीडियो में हम ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हेमरेज की एक खास किस्म जिसको सबड्यूरल हेमरेज कहा जाता है उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज पर है वो लाजमी देख लें, क्योंकि हमने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स उस वीडियो में समझ लिए थे और आज की वीडियो में हम उसका सिर्फ सरसरी तौर पर तस्करा करेंगे, डिटेल में उन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और इस सीरीज में हम हेड ट्रॉमा पर तफसीली डिस्कशन कर रहे हैं और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक सबड्यूरल हेमरेज है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज के अंदर खून ड्यूरा के बाहर इकट्ठा होता है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है सबड्यूरल हेमरेज है। जैसा कि आप नाम से सोच सकते हैं कि इस हेमरेज के अंदर खून ड्यूरा के नीचे वाले सरफेस पर इकट्ठा होता है। हमने ये बात डिस्कस की थी कि मेनिंजेस दिमाग के बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है और इस कवरिंग के सबसे बाहर वाला हिस्सा जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ड्यूरा कहलाता है। जब भी खून ड्यूरा के बाहर जमा होगा किसी हादसे के बाद तो वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहलाएगा, लेकिन जब यही खून ड्यूरा के नीचे इकट्ठा होगा तो इसको हम सब ड्यूरल हेमरेज कहते हैं। सब ड्यूरल हेमरेज ज्यादा खतरनाक होता है, इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसकी बर वक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो ये मरीज के लिए इंतहाई खतरनाक और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के मुकाबले में ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। सब ड्यूरल हेमरेज की दो इकसाम होती हैं, एक एक्यूट सब ड्यूरल हेमरेज होता है और एक क्रॉनिक सब ड्यूरल हेमरेज होता है। एक्यूट सब ड्यूरल हेमरेज जिसको एक्यूट एसडीएच कहा जाता है, ये अमूमी तौर पर किसी हादसे के बाद देखा जाता है जिसमें दिमाग को सडन एक्सेलरेशन और डिसलरेशन इंजरी का सामना करना पड़े। जब इस तरह की किसी इंजरी का मरीज को सामना करना पड़ता है तो खोपड़ी के अंदर मौजूद दिमाग एकदम आगे जाकर पीछे आता है, जिससे होता यह है कि ड्यूरा के अंदर मौजूद ब्रिजिंग वेन्स जो कि छोटी छोटी खून की शरियानें होती हैं वो फट जाती हैं और जब ये शरियानें फटती हैं तो खून आहिस्ता आहिस्ता रिसना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरा के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये खून बढ़ता है ये दिमाग पर अपना प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो अलामात जाहिर होती हैं जिनका तस्करा हम इस वीडियो में तफसीली तौर पर कर चुके हैं। सबड्यूरल हेमरेज की सबसे अहम अलामत सर में दर्द होना है। जैसे जैसे खून का प्रेशर बढ़ता है, खून की मिकदार बढ़ती है, वैसे वैसे सर का ये दर्द भी बतदरीज बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा उल्टी होना, मतली होना, होश के लेवल के अंदर कमी वाक़या होना भी सबड्यूरल हेमरेज के अलामात में से एक है। क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज एक्यूट सबड्यूरल हेमरेज के मुकाबले में जरा डिफरेंट है और ये अमूमी तौर पर ज्यादा उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, खास तौर पर वो अफराद जो किसी भी वजह से खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे होते हैं जैसे कि लोप्रिन, क्लोपिडोग्रिल या वारफिन वगैरह। ये अद्वियात अमूमी तौर पर फालिज से मुतासरा अफराद में स्टार्ट करवाई जाती हैं या फिर दिल के मरीजों के अंदर ये अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनमें खून को पतला करने की जरूरत होती है। ऐसे अफराद में अमूमी तौर पर कोई माइनर ट्रॉमा या कोई ऐसी चोट जिसको मरीज चोट भी कंसीडर ना करता हो वो लगती है, जिसके बाद मरीज के दिमाग में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मरीज खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहा होता है इसलिए ऐसे मरीज के अंदर खून के जमने के मसाइल होते हैं, जिस वजह से खून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है और मरीज ये बात भूल भी चुका होता है कि उसको किसी किस्म की कोई चोट लगी थी। मरीज को सर में दर्द शुरू होता है और 1 या 2 हफ्ते बाद जब खून की मिकदार बढ़ती चली जाती है तब जाकर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। जब हिस्ट्री ली जाती है तो पता लगता है कि मरीज को दिल का मसला है और वो खून पतला करने वाली अद्वियात भी ले रहा है। मरीज का सीटी स्कैन करवाया जाता है और सीटी स्कैन में इस तरह का क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज अपीयर होता है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्यूट सबड्यूरल हेमरेज और क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज के अंदर डिफरेंशिएट सीटी स्कैन की बुनियाद पर किया जाता है और टाइम फ्रेम की बुनियाद पर किया जाता है। एक्यूट सबड्यूरल हेमरेज में खून अमूमी तौर पर व्हाइट अपीयर होता है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर सीटी स्कैन में देख सकते हैं, जबकि क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज में खून डार्क कलर का होता है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों का इलाज तकरीबन एक सा है और इस बात पर डिपेंड करता है कि दिमाग के अंदर खून की मिकदार कितनी है। अगर तो खून की मिकदार एक खास हद से कम है तो अमूमी तौर पर इसको अद्वियात के जरिए ही ठीक करने की कोशिश की जाती है और कंजर्वेटिवली इसको मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर खून की मिकदार एक खास हद से ज्यादा है तो खोपड़ी के अंदर 2 छोटे छोटे सुराख कर दिए जाते हैं जिसको हम बर होल कहते हैं और इस हीमाटोमा को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और अमूमी तौर पर इसमें मुकम्मल बेहोशी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोकल एनेस्थीसिया देकर 2 छोटे छोटे सुराख खोपड़ी में करके
करके इस हीमाटोमा को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। मरीज को ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर के लिए आईसीयू में दाखिल रखा जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन करने या ना करने का फैसला सीटी स्कैन की बुनियाद पर एक काबिल और सर्टिफाइड न्यूरोसर्जन ही कर सकता है कि आया इस मरीज को ऑपरेशन के जरिए खून निकालने की जरूरत है या फिर अद्वियात के जरिए ही ये मरीज ठीक हो जाएगा। जो मरीज खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे होते हैं, ऐसे मरीजों में कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद कुछ अरसे के लिए अद्वियात बंद भी करवानी पड़ती हैं ताकि दिमाग की जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज क्योंकि ज्यादातर बुजुर्गों को मुतासर करता है, इसीलिए जब भी कोई ज्यादा उम्र का मरीज डॉक्टर के पास आकर सर दर्द की शिकायत करता है तो उससे हिस्ट्री में लाजमी पूछा जाता है कि आप कोई खून पतला करने वाली दवाई तो नहीं ले रहे, और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि पिछले 10-15 दिनों के अंदर आपको कोई ऐसी चोट तो नहीं लगी जो आपके नजदीक मामूली हो लेकिन उसकी मेडिकली बहुत अहमियत हो सकती है। और अमूमी तौर पर मरीज वो ट्रॉमा, वो चोट भूल चुका होता है क्योंकि इतनी छोटी छोटी चोट को हम कंसीडर भी नहीं करते कि इसकी वजह से इतना बड़ा मसला हो सकता है। सबड्यूरल हेमरेज के हवाले से जिन बातों का आपको इल्म होना जरूरी था वो तमाम मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में सबड्यूरल हेमरेज से मुतल्लिक कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।